हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों को देखिए कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2026 में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण जो है आपके जो प्रश्नोत्तर हैं हर चैप्टर से हर विषय से उनको करवा रहा हूँ। और अभी तक मैंने आप लोगों को देखिए भूगोल विषय और अर्थशास्त्र विषय के जितने भी चैप्टर थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रश्नोत्तर रूप में करवा दिया है। पिछली क्लास से मैंने आप लोगों के राजनीति शास्त्र के भी प्रश्नों को प्रैक्टिस कराना शुरू किया है और सबसे पहले मैंने आप लोगों का जो पहला चैप्टर था सत्ता की साझेदारी उससे संबंधित प्रश्नों को आप लोगों को हल करवाया। आज की क्लास में हम लोगों के आपके राजनीति विज्ञान के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है संघवाद, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है सॉल्व करना है, उनको प्रश्नोत्तर रूप में देखना है। और इसी तरीके से हम लोग देखिए आपके हर चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको करेंगे। और इसकी खासियत यह है कि ये प्रश्नोत्तर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्नोत्तर होते हैं एक चैप्टर के देखिए एक ही क्लास में आपको करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से रिविजन करेंगे, इनको बेहतर तरीके से नोट्स के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तो आपको जो है एग्जाम के समय लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसान होगा और परीक्षा में आप इससे बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आपके इस दूसरे चैप्टर के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से हम लोग पिछली क्लासेस में सब प्रश्नों को करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में मैं अभी आप लोग का अध्ययन कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हमको आज जो है आपके अध्याय 2 जिसका नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए आपका जो प्रश्न है वो चैप्टर के नाम से ही कि संघवाद या फेडरलिज्म क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति को दो स्तर की सरकारों जैसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान के द्वारा बांटा जाता है ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यानी क्या है कि यह शासन की एक व्यवस्था है, शासन का एक प्रकार है जिसमें किसी भी देश में केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरीके से उनकी शक्तियों के साथ बंटवारा किया जाता है जिससे उनके बीच में सत्ता को बेहतर तरीके से चलाने में सुविधा हो। और ये सब किस तरीके से किया जाता है, संविधान के अनुसार। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो दोनों अपने स्वतंत्र रूप से कार्यों को कर सकें और अपने क्षेत्र की अपने जो जनता है उसके जो हितों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि भारत को संघीय राज्य क्यों कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा, क्योंकि भारत में शक्तियों का जो विभाजन है वो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि संविधान के द्वारा इनकी शक्तियों को बांटा किया है और सभी अपने शक्तियों के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि संघीय शासन की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि दो विशेषताएं बताइए संघीय शासन की, तो पहला क्या होगा कि संविधान में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है। दूसरा क्या है कि दोनों स्तर की जो सरकारें होती हैं जैसे केंद्र और राज्य, ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यानी क्या है कि इनका शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है अपने देश के संविधान में या दुनिया के हर संविधान में। ये बता दिया गया है कि कौन सा कार्य केंद्र सरकार करेगी और कौन सा कार्य राज्य सरकार करेगी और ये अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संविधान में शक्ति विभाजन की 3 सूचियां कौन सी है। यानी अपने देश में या दुनिया के और भी देशों में जो संविधान में कार्य करने की सूचियां होती हैं, शक्तियों की सूचियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि शक्तियां की जो 3 विभाजन की गई सूचियां होती हैं, पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची का मतलब कि ऐसे लिस्ट या ऐसे कार्य जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और उसको केंद्र सरकार करेगी। दूसरा होता है राज्य सूची, यानी ऐसी लिस्ट या ऐसी सूची जिससे संबंधित कार्यों को राज्य सरकारें करती हैं। और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची, यानी कुछ ऐसी सूचियां होती हैं जिस पे केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी, और दोनों मिलकर उस पर अमल करती है। तो उसी को कहा जाता है समवर्ती सूची।
ठीक, तो इस प्रकार से कितनी सूचियां हैं? 3 है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, डाक, रेल इत्यादि। यानी इसमें कुछ ऐसे विषय आते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और ये सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथों में होती है। जैसे अपने देश में देखिए रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा यानी धन का जो व्यवस्था है, उसके बाद डाक व्यवस्था है, रेल व्यवस्था है, सब किसके होते हैं? केंद्र सरकार के। दूसरा प्रश्न देखिए क्या अगला है कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। तो राज्य सूची में देखिए वे विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे देखिए पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन। यानी ये ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकारों की। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा कि समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, दत्तक ग्रहण, वन और बिजली। यानी ये ऐसे कार्य हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं और दोनों इसका मिलकर क्या करते हैं? संचालन और क्रियान्वयन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में संघीय शासन को मजबूत संघ क्यों कहा जाता है। यानी भारत का जो संघीय शासन है उसको मजबूत संघ के रूप में क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होगा क्योंकि आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार के पास राज्यों के ऊपर अधिक शक्तियां होती हैं और केंद्र राज्य सरकारों को भंग कर सकता है। मजबूत संघ इसलिए कहा जाता है क्यों? जब आपातकालीन स्थिति होती है, जब इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो उस समय जो केंद्र सरकार हो जाती है वो राज्यों से अधिक शक्तिशाली और पावरफुल हो जाती है और इस स्थिति में वो जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भंग भी कर सकती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जहां पर राज्य सरकारें सही से काम नहीं करती हैं, संविधान के अनुसार नहीं काम करती हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? आपातकाल लागू करके उस सरकार को भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति देखिए आपको ज्यादातर पहले बिहार में देखने को मिलती थी, अब नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह में या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखिए मणिपुर में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी सिचुएशन आई थी। तो जिस राज्य में राज्य सरकारें सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं वहां स्थिति थोड़ी गड़बड़ दिखती है, तो वहां इस तरीके की सिचुएशन होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो आंसर क्या होगा कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों को निचले स्तरों तक बांटना ताकि स्थानीय स्तर पर लोग अपने मामलों का समाधान स्वयं करें। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो शक्तियां होती हैं शासन चलाने की वो क्या है? एक ही जगह ना हो, बल्कि उसका क्या हो जाए? अलग अलग केंद्र हो। देखिए एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब कि जो चीज सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो। अब विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो शक्ति का केंद्र हो देखिए एक जगह ना हो बल्कि कई जगह हो, तो इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पंचायत राज व्यवस्था क्या है, यानी पंचायत राज व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा कि पंचायत राज व्यवस्था देखिए स्थानीय स्तर पर शासन की प्रणाली है जिसमें गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद कार्य करती है। यानी ये क्या है कि स्थानीय स्तर पर शासन चलाने का एक स्तर है जिसमें क्या होता है कि गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद काम। देखिए अभी हमारे जो है राज्य में इस तरीके के चुनाव होने वाले हैं 2026 में। तो देखिए पंचायत का चुनाव होगा जिसमें ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, फिर उसके देखिए ब्लॉक समिति का चुनाव होता है जिसमें बीडीसी चुने जाते हैं और पंचायत का चुनाव होता है जिसमें जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है? शासन की एक प्रणाली है। ठीक, उसके बाद देखिए एक प्रश्न और है आपका शॉर्ट आंसर टाइप में कि भारत में किस प्रकार भाषाई विविधता है। यानी आंसर क्या होगा कि भारत में किस तरीके से विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और किस तरीके से यहाँ विविधता देखी जाती है। तो आंसर क्या होगा कि भारत में भाषाई विविधता अधिक है। यहाँ हजारों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और 22 भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं और भाषाएं अपने अलग अलग भाषा परिवारों जैसे इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई और तिब्बती बर्मन से संबंधित हैं। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। यानी इस तरीके से देखा जाए कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं लेकिन उसमें से 22 भाषाओं को जो है संविधान की सूची में शामिल कर दिया गया है और इन्हीं को कहा जाता है अनुसूचित भाषाएं। और ये कहाँ पे शामिल है? तो हमारे देश के 8वीं अनुसूची में
इन भाषाओं के तहत क्या होता है कि अपने देश में हर प्रकार के भाषा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ प्रश्नोत्तर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करके पहला प्रश्न है कि संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप? उत्तर क्या होगा कि संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, और सबको एक एक पॉइंट डाल डाल के उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यानी संविधान बता देता है कि केंद्र की क्या शक्तियां हैं और राज्य की क्या शक्ति। दूसरी विशेषता क्या है कि दोहरी सरकार, यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें होती हैं। यानी एक ही सरकार नहीं होती बल्कि केंद्र और स्तर पर दो सरकारें होती हैं। केंद्र का काम होता है पूरे देश के लिए काम करना, और राज्य का काम होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, यानी उस प्रदेश के स्तर पर कार्य करना। तीसरी विशेषता क्या होती है कि संघीय शासन में या संघवाद में जो सर्वोच्च होता है वो संविधान होता है। यानी संविधान यहाँ सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारें देखिए संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य करती है। यानी इन दोनों सरकारों को शक्तियां कौन देता है? संविधान देता है। तो ये लोग काम जो करेंगे वो संविधान के अनुसार करेंगे। अगली विशेषता है कि यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। यानी जो भी संघवाद होता है, जो भी संघीय शासन होता है, वहां पर एक न्यायपालिका होती है। और ये करती क्या है कि विवाद की स्थिति में निर्णय प्रदान करती है। यानी अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, दोनों सरकारों के बीच में टकराव होता है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, उस टकराव को खत्म करने का या रोकने का प्रयास करती है। अगली विशेषता क्या है कि यहाँ पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। अगर संविधान में कोई चीज ऐसी है जिसको संशोधन करना है, जिसमें कुछ बदलाव करना है, जिसकी वजह से कुछ समस्या आ रही है, तो यहाँ पर संशोधन करने की भी प्रक्रिया मौजूद होती है। देखिए संघीय व्यवस्था में संविधान को बदलने की प्रक्रिया कठिन होती है। यानी यहाँ पर देखिए जो संविधान संशोधन होता है इतना नहीं है कि एकदम आसानी से, कठिन होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में शक्तियों का वितरण कैसे किया गया है। तो देखिए भारत में शक्तियों का वितरण जो है 3 सूचियों में किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची देखिए केंद्र सरकार के लिए होती है, इसमें रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, संचार, मुद्रा इत्यादि आते हैं। राज्य सूची राज्य सरकार के लिए होती है, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, पुलिस, कृषि, सिंचाई इत्यादि आते हैं। और जो समवर्ती सूची होती है वो देखिए दोनों के लिए होती है, और इसमें शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, श्रमिक संघ इत्यादि आते हैं। साथ ही जो विषय किसी सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, और वे केंद्र के अधीन। यानी इनके अलावा कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो किसी में नहीं आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अवशिष्ट शक्तियां होती है। और इसको किसके लिए दिया गया है? केंद्र। यानी इस पर कानून कौन बनाएगा अवशिष्ट शक्तियों पर? केंद्र सरकार। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाएगा तो आप तीनों की हेडिंग डालकर उसके बारे में बताएंगे, तो इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा वो पूर्ण माना जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी भारत सरकार के लिए विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में क्यों ऐसा जो है संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की। तो देखिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए केंद्र सरकार के पास किसी भी गांव के बारे में जानकारी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी किसी गांव में कौन सी समस्या है ये आकर नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विकेंद्रीय, यानी स्थानीय समस्या को कौन देखेगा? वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि, जिसको जनता चुने, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, वो देखेगा कि उसके गाँव में क्या समस्या है, और वो फिर अपने अलग अलग स्तर पर उस समस्या को देश के जो है प्रधानमंत्री तक, संसद तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए देखिए अलग अलग स्तर बनाए गए कि प्रधान से फिर क्या होगा, जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से फिर केंद्र स्तर। तो इस तरीके से जो है बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। यानी नागरिक अपने स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना शुरू करते हैं, और धीरे 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 उनकी भागीदारी बढ़ती है। इससे दूसरा क्या होता है कि शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। यानी जब जनता की भागीदारी होगी शासन में, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होगा? शासन में पारदर्शिता आएगी और शासन उत्तरदायी बना रहेगा। किसी भी काम को करना होगा तो कोई मनमानी नहीं करेगा, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं, अगर हम इस बार मनमानी करेंगे तो जनता हमको अगली बार जो है नहीं चुनेगी। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि प्रशासनिक बोझ कम होता है।
यानी जब विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो एक ही व्यक्ति को सारे फैसले नहीं लेने होंगे, अलग अलग लोगों को काम बांट दिया जाएगा। देखिए आप लोग देखते हैं कि कोई भी सरकार बनती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं और हर मंत्रालय के लिए एक एक मंत्री चुना जाता है और हर मंत्री की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इससे क्या होता है कि काम का जो बोझ होता है एक ही व्यक्ति पर नहीं आता है, सभी लोग अपने अपने विभागों को अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो यही क्या होता है कि ये बोझ को कम कर देता है। और पांचवा क्या होता है कि लोकतंत्र की जड़ें इससे मजबूत होती है, यानी सभी लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, अपने जो हितों का ख्याल रखने का मौका मिलता है, सबको जो है अपना प्रतिनिधित्व देने की सुविधा मिलती है। तो सत्ता में सबको साझीदार बनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पंचायत राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना का वर्णन करें। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई है तो इसका जो 3 स्तर है, संरचना है, वो किस प्रकार का है। देखिए भारत में पंचायत राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है देखिए ग्राम स्तर पर, यहाँ पर क्या होता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होता है, ये गांव का स्थानीय शासन होता है। दूसरा होता है मंडल या ब्लॉक स्तर, यहाँ पर देखिए पंचायत समिति का चयन होता है जिसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। और तीसरा होता है जिला स्तर, ये देखिए जिला परिषद के रूप में होता है और इसमें पूरे जिले स्तर पर शासन करा जाता है। तो इस तरीके से देखिए पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर बनाए गए। इन संस्थाओं के माध्यम से देखिए जनता को स्थानीय प्रशासन में भागीदारी करने का अवसर मिलता है, यानी जनता इनको चुनती है तो इससे क्या होता है कि जनता इसमें भागीदारी करती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण क्यों कहा जाता है। देखिए इसलिए कहा जाता है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास कार्यों को संचालित करती है। यानी अपने देश में कोई भी विकास कार्य अगर करना है या किसी भी विकास कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देना है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे देखिए योजनाओं के निर्माण में दोनों का सहयोग होता है। इसके अलावा देखिए जीएसटी परिषद जैसी जो संस्थाएं हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य का एक बेहतर उदाहरण है। जो जीएसटी परिषद अपने देश में बनाई गई है उसमें देखिए केंद्र के भी प्रतिनिधि होते हैं और राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि होते हैं। तो ये इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर तक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, सहकारी संघवाद का बेहतर उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संविधान की 8वीं सूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं वो कब कब जोड़ी गई। यानी अपने देश के संविधान की 22वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं तो उन्हें कब कब शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के देखिए 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषाएं हैं वो देखिए एक ही साथ शामिल नहीं हुई थी। जब अपने देश का संविधान तैयार हुआ था तो शुरुआत में इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें देखिए भाषाओं को जोड़ा जाने लगा और भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। देखिए तो 8वीं अनुसूची में शुरू में कौन कौन सी भाषा थी, असमी थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी, मलयालम थी, मराठी थी, उड़िया थी, पंजाबी थी, संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु थी, उर्दू। इसके बाद देखिए इतनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। इसके बाद इसमें देखिए शुरुआत में कितनी थी, 1 से लेकर 14। ये कब थी, 1950 तक जब संविधान लागू। उसके बाद फिर देखिए 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 1967 में, ये 21वें संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखिए कोंकणी जोड़ी गई 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा। फिर मणिपुरी जोड़ी गई 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा। नेपाली भी जोड़ी गई देखिए 1992 में 71वें संशोधन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद देखिए 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। देखिए 2003 में 4 जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई, 92वां संशोधन में। तो इस तरीके से इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 22। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में स्थानीय शासन के गुणों और समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जो स्थानीय शासन है उसके क्या गुण हैं और उसकी क्या समस्याएं हैं। तो आपको देखिए पहले लिखना होगा स्थानीय शासन के गुण, यानी स्थानीय स्वशासन का क्या खासियत है। तो पहला होगा कि लोकतंत्र को आधारभूत स्तर पर यह मजबूत बनाता है। यानी बेसिक स्तर पर यह लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। जैसे देखिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जो है लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी का अवसर देते हैं। इनका चुनाव देखिए क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर होता है और लोग उसमें अपने मत को देकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा देखिए क्या करता है ये
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास करता है। जैसे स्थानीय समस्याएं जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता, स्थानीय प्रतिनिधि बेहतर समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो स्थानीय स्तर पे सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो इसको कौन समझेगा? वहाँ के स्थानीय स्तर के लोग। तो इसीलिए ये उसके लिए बेहतर काम करता है। प्रशासन में इससे पारदर्शिता बढ़ती है, यानी जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकती है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र की या किसी भी गांव के लोग एक प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते, उससे सवाल नहीं कर सकते। अगर उनके क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से पूछ सकते हैं। एक ग्राम पंचायत के लोग अपने प्रधान से पूछ सकते हैं। एक नगर पालिका के लोग अपने जो मेयर से या नगर पार्षद से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में समस्या नहीं होती। इससे प्रशासनिक बोझ कम होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों का कार्यभार जो है बढ़ जाता है। नेतृत्व का विकास होता है। स्थानीय स्तर पर नए नेता उभरते हैं जो आगे चलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी योगदान देते हैं। अब इसे देखिए क्या है, जब धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर नेताओं का चयन होता है तो वही नेता आगे चलकर देखिए अगर अच्छा काम करते हैं तो धीरे धीरे राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो वो अपने बेहतर कार्य की वजह से, जनता की भागीदारी की वजह से, जनता के जो समर्थन की वजह से ऐसा कर पाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि ग्रामीण और शहरी विकास में गति आती है। जो अपने देश में देखिए 73वां और 74वां संशोधन किया गया था, जिसके वजह से पंचायतों और नगर निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। इससे क्या हुआ कि विकास जो है बहुत तेजी से हुआ। आप लोग देखते होंगे कि आज़ादी के बाद का जो अपने देश का ग्रामीण क्षेत्र था और आज का जो ग्रामीण क्षेत्र है, देखिए उसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। वो समस्याएं देखिए क्या है कि वित्तीय संसाधनों की कमी देखी जाती है। बहुत से पंचायतों में आप देखेंगे कि संसाधनों की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से बहुत सारे कार्य अच्छे तरीके से नहीं किए जा सकते। देखिए, पंचायतें और नगर निकाय अपने स्तर पर पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पाते, यानी को राजस्व जुटाने के अधिकार कम दिए गए हैं। तो इसीलिए अपने स्तर पर राजस्व नहीं जुटा पाते हैं। ये हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, यानी उन्हीं की तरफ से जब पैसे मिलेंगे, खर्च मिलेंगे, तब ये काम कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए प्रशासनिक क्षमता की कमी देखी जाती है। जो अधिकारी होते हैं वो कम होते हैं, तकनीकी ज्ञान की कमी होती है और प्रशिक्षण का अभाव होता है। तो इस तरीके से समस्याएं आती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, यानी राज्य स्तर के जो नेता होते हैं वो पंचायतों पर, नगर निकायों के कार्यों में क्या करते हैं, अनावश्यक दखल देते हैं। अब जैसे देखिए सांसद विधायक जो हैं वो पंचायत के कार्यों में क्या करते हैं, दखल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा देखिए भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर देखिए भ्रष्टाचार भी बहुत देखने को होता है। बहुत से ऐसे प्रतिनिधि होते हैं, बहुत से ऐसे प्रधान लोग होते हैं जो दबंग टाइप के होते हैं। वो जनता की जो कार्य होता है उसको अनदेखा करते हैं, जनता की इच्छाओं को अनदेखा करते हैं, अपने मनमानी करते हैं, तो भ्रष्टाचार करते हैं। कई स्थानों पर देखिए योजनाओं का क्रियान्वयन में गड़बड़ियां देखी जाती हैं। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत से जगह पे गबन किया जाता है। परियोजना के लिए पैसा मिलता है कुछ कुछ रुपए का, तो काम कराया जाता है कुछ का। उसमें क्या होता है, बहुत से लोग मिलकर आपस में पैसे की बंदर बांट कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखिए महिलाओं और निम्न वर्ग की भागीदारियां जो है चुनौतियों से भरी होती है। देखिए, हालांकि आरक्षण दिया गया है, लेकिन होता क्या है कि जो उनके घर के जो पुरुष व्यक्ति होते हैं, महिलाओं के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, उनको जीत तो मिल जाती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी वो अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये दिखाने के लिए होता है, लेकिन रियल में काम करने के लिए जो उस घर के पुरुष ही करते हैं। देखिए, कई बार जो है प्रॉक्सी प्रथाएं और सामाजिक दबाव उनकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। यानी बहुत से ऐसे दबाव होते हैं सामाजिक, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक जो है तरीके होते हैं, नैतिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को अनदेखा करते हैं। योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं होता है, यानी बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका समुचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि केंद्र और राज्य सरकार से जो मिलने वाली राशि होती है वो समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे विकास कार्य रुक जाता है। अब जैसे बहुत सी ऐसी परियोजनाएं संचालित होती हैं ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, जो या तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है या राज्य सरकार। अब जो है धन या पैसा सही समय पर नहीं पहुंच पाता है, तो योजना परियोजना बाधित हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी। यानी भारत में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया गया, तो इसके पीछे जो बुनियादी सोच थी वो क्या थी। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की मूल सोच यही थी कि लोकतंत्र को केवल केंद्र और राज्य स्तर पर सीमित न किया जाए, बल्कि उसे गांव,
कस्बे और शहरों के स्तर तक पहुंचाया जाए। यानी विकेंद्रीकरण करने का मतलब यही था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य तक ही सीमित न रहे, बल्कि वह स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में तक भी पहुंचे। इससे क्या होगा कि जनता स्वयं अपने विकास और प्रशासन में भाग ले सके। इस सोच के प्रमुख तत्व निम्नलिखित, यानी इस तरीके से जो किया गया, तो इसको क्या सोचकर किया गया, इसके कौन कौन से तत्व थे। तो पहला तत्व क्या था कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना। ये कैसे होगा कि लोकतंत्र तभी प्रभावी बनता है जब आम नागरिक सीधे निर्णय निर्धारण में शामिल होते हैं। पंचायती राज और नगर निकायों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, यानी इसको स्थापित कर दिया गया। अब जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो इससे क्या होता है कि वो उसके इच्छाओं के अनुसार, उसके जरूरतों के अनुसार क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय समस्याओं का समाधान जो है स्थानीय स्तर पे हो जाता है। अब देखिए, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी शहरी क्षेत्र में जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो उन अपने देश की जो ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं वो उसको सही तरीके से सुलझाते हैं। देखिए, ग्राम या नगर की जो समस्याएं होती हैं जैसे सड़क, पानी, सफाई, सड़क, प्रकाश का स्थानीय, ये सब क्या है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो बेहतर। सड़क पे देखिए, अगर कोई खराबी होती है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, या बिजली की कोई समस्या होती है, स्ट्रीट लैंप नहीं होता है, तो ये सब काम कौन करता है, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि करते हैं। पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था कौन करता है, स्थानीय प्रतिनिधि करते हैं। तो इसलिए देखिए, प्रशासनिक अधिकार उन्हें सौंपना अधिक प्रभावी माना जाता है। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर गांव गांव में जाके बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को नहीं व्यवस्थित कर सकते, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही कोई होना चाहिए। तीसरा क्या होगा कि प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए सोचकर ऐसा किया गया। जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं ये जनता के देखिए बिल्कुल निकट होती हैं। इससे जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकती है और जवाबदेही बढ़ती है। इसके बाद फिर देखिए, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक बोझ को कम किया जाता है। जैसे देखिए, कई छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जैसे स्कूल प्रबंधन, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत, सड़कें स्थानीय इकाइयों के हवाले किए गए हैं, ताकि क्या किया जाए कि केंद्र राज्य बड़े निर्णयों पर ध्यान, यानी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो कार्य हैं वह स्थानीय स्तर के जो है संस्थान है उनको दे दिए गए हैं। बाकी बड़े जो काम हैं, वो बड़े मामले जो है वो केंद्र और राज्य सरकारें। इससे क्या होता है कि उनके ऊपर जो है अनायास बोझ नहीं पड़ता है। अगला क्या है कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए, यानी 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था उसमें देखिए महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य था कि सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगला पॉइंट क्या है कि नेतृत्व विकास का अवसर दिया जाए। इससे क्या होगा कि स्थानीय निकाय जो है लोकतांत्रिक नेतृत्व को विकसित करते हैं, जिससे भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सक्षम व्यक्ति तैयार होते हैं। और अगला क्या है कि क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। भारत जैसे देखिए विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक ही प्रकार का प्रशासन लागू नहीं हो सकता, इसलिए स्थानीय स्तर के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना आवश्यक है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी ज़्यादा विविधतापूर्ण है, एक ही आधार पे हर जगह शासन नहीं चलाया जा सकता। अलग अलग राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और सब उसी के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए क्या किया गया कि क्षेत्रीय विविधता का सम्मान। तो इतनी सारी जो है बातें थी जिसकी वजह से अपने देश में विकेंद्रीकरण शासन को महत्व दिया गया और स्थानीय रूप से विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक, अब देखिए, एक प्रश्न है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है। यानी शासन का दो स्वरूप होता है, एक संघीय और एकात्मक, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है उसको आपको बताना है। तो देखिए, संघीय शासन और एकात्मक शासन, तो इनमें डिफरेंस में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि शासन की जो शक्तियां होती हैं संघीय शासन में देखिए केंद्र और राज्य या प्रांतों में विभाजित होते हैं, और एकात्मक शासन में क्या होता है कि सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार में निहित होती हैं। दूसरा अंतर देखिए क्या है कि यहाँ संविधान केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि राज्यों और स्थानीय निकायों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है, यानी यहाँ सब कुछ संविधान के अनुसार होता है, यहाँ सब कुछ केंद्र सरकार के आधार पर। तीसरा अंतर क्या है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, यहाँ पर एक ही सरकार पूरे देश पर शासन करती है। अगला अंतर क्या है कि यहाँ संविधान कठोर होता है और उसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। यहाँ पर देखिए संविधान प्रायः लचीला होता है और परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो विधायिका होती है वो द्विसदनीय होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि साधारणतः एक सदनीय विधायिका पाई, यानी विधायिका का एक ही सदन होता है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं उत्पन्न किया जा सकता।
केंद्र सरकार राज्यों को समाप्त नहीं कर सकती है। यहाँ क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों को समाप्त या संशोधित कर सकती है। और अगला अंतर क्या है कि यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाती है। यहाँ पर केंद्र ही सर्वोच्च बना रहता है और न्यायपालिका पूरी तरह से केंद्र के अधीन होती है। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत एक संशोधित संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इनके बीच में अंतर देखने को मिला कि ये एकात्मक शासन के उदाहरण है और ये संघीय शासन के उदाहरण। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस चैप्टर में भी हम लोगों ने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में देखा और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है, कोई समस्या समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।